मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट, एसेंट फार्मूला एंड राइज इन आर ट्यूब ये डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ चीजें आप लोगों को बिल्कुल नई मिलने वाली हैं, जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। बाकी चीजें जो पीछे हम लोगों ने एक्सिस प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसकी हमें जरूरत होगी। वैसे एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, इन चीजों की हमें जरूरत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। एक्सिस प्रेशर हमारा अगर सिंगल साइड कोई सरफेस है तो उसमें 2s/r निकल के आया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था। दूसरी तरफ अगर मैं कोहेसिव फोर्सेस की बात करता हूं तो जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एज वेल एज एडहेसिव फोर्सेस की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं या डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उन्हें हम लोग एडहेसिव फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ये स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट हमने और भी डिस्कस किया था, वो था हमारा सरफेस टेंशन का। वो फोर्स अपॉन लेंथ का कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आया था। किसके लिए? सरफेस टेंशन के लिए। तो इन्हीं सारी चीजों को रिजेंबल करके हम लोग कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एसेंट फार्मूला पढ़ेंगे। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना। तो नो डाउट जब एसेंट फार्मूला होगा तो डिसेंट फार्मूला भी होना चाहिए। तो डिसेंट फार्मूले का मतलब होता है एक तरीके से उतरना या नीचे की तरफ जाना किसी पर्टिकुलर सरफेस से। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और नो डाउट 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ बन जाता है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो हर सेंटेंस से बनते हैं, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। मैं एट फर्स्ट जो पहला टॉपिक है उसकी बात करता हूँ, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। डिस्टेंस नाम से ही पता लग रहा है कि जहां दो अलग अलग सरफेस होंगे उनके बीच में जो एंगल सबटेंड होगा उसे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानेंगे। एक छोटी सी फिगर मैं यहाँ बनाना चाहूंगा। मान लीजिए ये मेरे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई एक ये लिक्विड ड्रॉप ले रखी है, यानी लिक्विड ड्रॉप ले रखी है। तो नो डाउट जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। एक तो टुवर्ड्स सरफेस ऑफ व्हाट जो मेरा लिक्विड है, और एक टुवर्ड्स सरफेस ऑफ सॉलिड। लेकिन अब टुवर्ड्स सरफेस ऑफ सॉलिड में एक मैं बाहर की तरफ कर सकता था, एक लिक्विड की तरफ अंदर कर सकता था। तो डियर स्टूडेंट, मुझे ध्यान रखना है कि जो दूसरी टेंजेंट मैं टुवर्ड्स सॉलिड सरफेस लूंगा वो इनसाइड लिक्विड सरफेस होनी चाहिए। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल मेरा सबटेंड हो रहा है, इसी एंगल को मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानता हूं। बड़ी जरूरत होगी इस चीज की। हम लोग डिफरेंट सरफेस और लिक्विड्स के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर पाएंगे। कौन सा लिक्विड है जो दूसरे सरफेस को वेट करता है, गीला करता है या नहीं करता है, ये बात भी हम इसी के बेसिस पे समझा पाएंगे। तो डिस्टेंस आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं अब डिफाइन कैसे लिखना है एग्जाम में उसके बारे में बात करना चाहूंगा। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल थीटा बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। पहला कांसेप्ट आया क्या? टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, यहां पे हम लोगों को बात करनी है, एंड द सॉलिड सरफेस। तीसरा कांसेप्ट आया सॉलिड सरफेस के टुवर्ड्स जो क्या है? टेंजेंट है। अब आगे बात आती है हमारी इनसाइड द लिक्विड। तो 4 वर्ड मेरे को या 4 फ्रेज यहां पे ध्यान से देखने हैं कि मेरे को दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहां ड्रॉ करनी है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ करनी है, वन थिंग। सेकंड थिंग, टेंजेंट जो सॉलिड वाली है वो इनसाइड लिक्विड होगी। दूसरी बात हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानेंगे। तो रेस्टेंट डिफाइन को लिखना आसान काम है, मैंने क्लियरली यहां पे हाईलाइट करके भी रखी है। क्या? that is the angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid। यानी solid surface की तरफ जो tangent है वो inside liquid होनी चाहिए। बहुत छोटी सी बात। अब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ये बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। हमने क्या सॉलिड ले रखा है, क्या लिक्विड ले रखा है, इस बात के ऊपर हमारा डिपेंड करता है क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरा, क्लीन
cleanliness of surface and contact, no doubt dear students. अब मान लीजिए मेरे पास सरफेस तो है क्या ग्लास, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, डस्ट पड़ी हुई है। तो जब मैं सरफेस की बात करूंगा तो ग्लास को सरफेस लूंगा या डस्ट को लूंगा? ऑब्वियसली दिखने में मेरे को क्या दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, लेकिन लेना तो चाहिए मुझे डस्ट को यहाँ पे। तो उसी चीज को लेके एक्सप्लेन किया है कि जो सरफेस है हमारा कितना क्लीन है, यानी सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो हैवी या उसके ऊपर कोई दूसरी लेयर लगी हुई है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तीसरा है मीडियम एबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मान लीजिए मैंने ये ड्रॉपलेट ली, तो देखिए तीन मीडियम मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। सपोज ये नीचे वाला क्या है, ग्लास है। सपोज ये क्या है, वाटर है। अब वाटर के चारों तरफ क्या है, एयर है। तो डियर स्टूडेंट जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो वाटर और ग्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, ये पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे अगर डस्ट या कोई भी ग्रीस या कुछ दूसरी सरफेस लगी हुई है, ये आ गया। तीसरे पॉइंट में जो सराउंडिंग में मीडियम है, लिक्विड के सराउंडिंग में जो भी मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। देन आफ्टर ये पूरा का पूरा सिनेरियो हम कब देख रहे हैं, गर्मियों में देख रहे हैं, ठंड के दिनों में देख रहे हैं, हमारा रेनी सीजन है, व्हाटएवर सो, यानी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब जितने भी फैक्टर्स मैंने यहाँ लिस्ट किए या मैंने डिफाइन दी, इनसे अगर आप देखेंगे तो 10 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के डिजाइन हो जाते हैं, जो बहुत आसान से हो सकते हैं। अब अगर आपने एक एक चीज को यहां से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप उन 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स अब मैं एक और फिगर के थ्रू इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हम यहाँ फिगर देखते हैं। ऊपर तो लिक्विड ड्रॉप को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ जो ड्रॉप करें डिस्कस करेंगे वो बीकर के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को लेंगे। ये 3 बीकर हमने ए बी सी कंसीडर कर रखे हैं। पहले बीकर में हमने वाटर कंसीडर किया है डियर स्टूडेंट्स। अब वाटर है और बीकर किसके हैं, ग्लास के हैं, कांच के बने हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो मैनेकस है, शेप है, ये जैसे मान लीजिए आप किसी ग्लास के अंदर, या ग्लास छोड़ो, ब्यूरेट की बात करते हैं, पिपेट की बात करते हैं, हम लोग टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने कभी किया होगा। उसमें अगर आप लिक्विड फिल करते हैं, वो भी जनरली वाटर फिल करते हैं, तो आप देखते होंगे वाटर की जो सरफेस है वो ऊपर से कुछ इस तरह से कर्वेचर लिए हुए होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं लिक्विड मैनेकस। व्हाट, लिक्विड मैनेकस। अब नो डाउट अगर मैं यहां ग्लास और वाटर के बीच में किसकी बात करता हूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करता हूं, तो दो टेंजेंट मेरे को ड्रॉ करनी होंगी। एक तो लिक्विड सरफेस के अराउंड टेंजेंट, ये मेरे को दिख रही है। दूसरी इसी पॉइंट पे सॉलिड सरफेस की टेंजेंट। तो सॉलिड सरफेस की टेंजेंट मैं ऊपर भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि वो टुवर्ड्स लिक्विड होनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट मेरी ये वाली कंसीडर होंगी, और इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानता हूं। जैसा मैं देख रहा हूं यहाँ दो सरफेस मैंने लिए, एक वाटर का लिया, एक ग्लास का लिया। इनके बीच में एंगल जो है वो मेरा लेस देन 90 डिग्री है। तो ये मेरे को यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है, देखने वाली बात है। अब मैं दूसरा केस डियर स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मरकरी और ग्लास को। आपने अपने घरों में थर्मोमीटर को देखा होगा। थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, एक ग्लास की ट्यूब होती है, और उस ग्लास की ट्यूब के अंदर मरकरी Hg आप लोग फिल करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां भी मेरे को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक टेंजेंट तो लिक्विड सरफेस के अक्रॉस, तो ये तो लिक्विड सरफेस के अक्रॉस होगी, लेकिन दूसरी टेंजेंट मेरे को जो ड्रॉ करनी होगी वो सॉलिड के अक्रॉस करनी होगी। और किधर करनी होगी, जिधर मेरा लिक्विड है, यानी दूसरी टेंजेंट मेरे को ये वाली ड्रॉ करनी होगी। अब अगर मैं डिस्कस करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बनता है जो कि मोर देन 90 डिग्री है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगेन ये जो शेप है इसको मैं लिक्विड मैनेकस के नाम से जानता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं देखता हूं लिक्विड मैनेकस मरकरी के केस में ग्लास के साथ, तो ये कॉन्वेक्स है। अगर मैं बात करता हूं वाटर की ग्लास के साथ में, तो दैट इज कॉन्केव। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद मैं तीसरा केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ये प्योर वाटर। प्योर वाटर बोले तो विदाउट एनी इंप्योरिटी, H2O, डिस्टिल्ड वाटर हम लोग कह सकते हैं ऐसे। और ये हम लोगों ने चांदी का ग्लास ले लिया। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको चांदी के ग्लास में पानी कई बार पिलाते हैं, या जिनका बहुत ज्यादा सम्मान करना होता है तो हम लोग सिल्वर का यानी चांदी का, सिल्वर मीन्स एल्युमिनियम नहीं, सिल्वर मीन्स चांदी, सिल्वर, ठीक है, Ag।
तो सिल्वर के ग्लास में अगर मैं पानी लेता हूं तो वहां मेरे को जो मेनिकस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, ना ये कॉनकेव होगा ना ये कॉन्वेक्स होगा। अगर मैं बात करूंगा एंगल ऑफ कांटेक्ट की तो देखिए एक टेंजेंट तो मेरी क्लियर है, दूसरी टेंजेंट अगेन मेरे को यहाँ पे जो बनानी होगी वो सॉलिड सरफेस के लिए बनानी होगी और किधर बनानी होगी, जिधर मेरा लिक्विड है तो ये बनानी होगी। यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री है एग्जैक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स एज सच आप लोगों से सीधे सीधे कभी कोई ये तो पूछता नहीं कि भैया इस सरफेस के बीच में एंगल क्या होगा, इस सरफेस के बीच में क्या होगा, इस सरफेस के बीच में क्या होगा। लेकिन ये तीन एग्जांपल हमने दे रखे हैं जो आपको बिहेवियर में बहुत यूज आते हैं। एक बार को आप लोग ग्लिसरीन और ग्लास, कांच और ग्लिसरीन के बीच में भी देख सकते हैं। तो तीन चार चीजें हैं जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब ये बच्चे दौड़ते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं साहब, हम लोग जो है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, 6 से लेकर के 12 तक का जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो आप थॉरोली कर लीजिए, ठीक है। अब उसमें साइंस स्ट्रीम भी आ जाता है, आर्ट्स भी आ जाता है, कॉमर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका बच ही नहीं सकता जिसमें मेन सब्जेक्ट जो आते हैं वो एक तो मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स के बेसिस पे रीजनिंग आती है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो साइंस का आता है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 4-5 केस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनके लिए भी, और यहाँ से काफी कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा भी। इवन जो ऑब्जर्वेटरी स्टूडेंट्स हैं वो तो जब हनी, शहद को पानी में मिलाते हैं तब इस चीज को देख सकते हैं। आप हनी को अगर स्टील के बर्तन में लेते हैं तब देख सकते हैं, हनी को अगर आप कांच के बर्तन में लेते हैं तब देख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आप लोग ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरे को समझ आ गया, इसके बेसिस पे मेनिकस की जो शेप है वो भी समझ में आ गई कि अगर ये लेस देन 90 है तो कॉनकेव है, मोर देन 90 है तो कॉन्वेक्स है। मैं मेनिकस ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट यहां दोनों चीजें हैं, ऊपर एयर है तो एयर के लिए यही कॉन्सेप्ट उल्टे हो जाएंगे। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट एयर, आई एम डिस्कसिंग हियर अबाउट व्हाट लिक्विड सरफेस। द सेम कॉन्सेप्ट हियर इज अ 90 डिग्री एंगल, इट इज फ्लैट, एब्सोल्युटली फ्लैट। कुछ एंगल्स हमने यहां और भी डिस्कस कर रखे हैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर एंड ग्लास इज अबाउट 8 डिग्री, फॉर मरकरी एंड ग्लास दैट इज 138 डिग्री। मैंने वहां 90 से लेस और 90 से ग्रेटर बता दिया था, यहां एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई है। प्योर वाटर एंड सिल्वर दैट इज 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करना चाहेंगे कोई भी सरफेस हमारा कब वेट होगा, गीला होगा या नहीं होगा। आपने महसूस किया होगा, ऑब्जर्वेशन में लिया होगा कि कई बार अगर शहद आपके स्वेटर के ऊपर गिर जाता है, कभी ऐसा देखा है आपने? मेडिसिन जनरली आयुर्वेदिक जो है वो शहद के साथ होती है, मधु के साथ होती है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो नो डाउट हमने काफी इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। कई बार शहद जो हमारे स्वेटर के ऊपर गिर जाता था तो हम क्या देखते थे कि स्वेटर के ऊपर शहद गिर जरूर गया लेकिन वो स्वेटर को बिना खराब किए, बिना वेट किए, बिना गीला किए अलग हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह से अब मान लीजिए पानी है, वो पानी गिर गया तो स्वेटर गीला हो जाता है, सब लोग जानते हैं। दूध गिर गया गीला हो जाता है। तो कोई भी लिक्विड किसी सरफेस को वेट कब करेगा कब नहीं करेगा, यहाँ एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अगर आपको कहीं लैब में देखने के लिए ओपन में क्या मिल जाए, मरकरी मिल जाए, तो आप उस मरकरी को देखिएगा किसी भी सरफेस पर बात डालेंगे, ग्लास पे यानी कांच पे डालेंगे, गुड़ पे डालेंगे, फर्श पे डालेंगे, तो बच्चों वो उसको गीला करेगा ही नहीं, वो यहां से वहां शिफ्ट होता जाएगा लेकिन वो गीला नहीं करेगा। आपने इस चीज को और भी अपने खिलौने की फॉर्म में देखा होगा, बच्चों के टॉयज होते हैं उसमें एक जेली टाइप की आती है, उस जेली को आप कहीं भी कैसे भी लगाते हैं वो उसको गीला ही नहीं करती किसी सरफेस को। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें एक छोटी सी बात पढ़नी होगी। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, अब लिक्विड ड्रॉप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब इस ड्रॉप को मैं मान लीजिए ग्लास के सरफेस पर डालता हूं, तो जहां ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में लगेगा एडहेसिव फोर्स। अब देखिए अगर ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा है किससे, कोहेसिव फोर्स से, तब तो ये इस सरफेस से जाके चिपकेंगे,
या सीधे सीधे कहूं मैं गीला करेंगे, वेट करेंगे। और अगर एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो इस सरफेस को वो कभी भी जाकर के नहीं गीला करेंगे, उससे कभी भी स्टक नहीं होंगे, कभी भी चिपकेंगे नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमें यहाँ देखनी है। नो डाउट अगर मैं यहाँ कुछ केसेस की बात करूं तो यहाँ तीनों फॉर्म में बताता हूं। अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम है, तो ऐसी स्थिति में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लिक्विड वेट करेगा किसको, सॉलिड सरफेस को। और जो मैनेकस की शेप होगी, अभी हमने मैनेकस शेप के बारे में बात की थी, लाइक दैट, तो ये कैसी होगी, कॉनकेव होगी। मैंने यहां दो चीजों को एक साथ जोड़ दिया। इवन एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी मैं यहीं से साथ में क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा है, नंबर 1, एडहेसिव फोर्सेस बड़े हैं, नंबर 2, मैनेकस कॉनकेव है, तो ऐसी स्थिति में ये जो लिक्विड है इस सरफेस को वेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला केस। अब दूसरे केस की बात करें। इन केस एडहेसिव फोर्सेस छोटे हैं, कोहेसिव फोर्सेस बड़े हैं, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 90 है, मैनेकस की शेप कॉन्वेक्स है, तो ऐसी स्थिति में ये लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। इसके लिए अभी एग्जांपल हमने लिया था, क्या लिया था, ये मान लीजिए कांच का बर्तन लिया था, और इस कांच के बर्तन के अंदर हम लोगों ने मरकरी फिल किया था। क्या कहता है, मरकरी। तो देखिए मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, और मरकरी और सॉलिड यानी ग्लास, इन दोनों के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट की हमने बात की थी, तो दैट इज मोर देन 90 डिग्री। और मैनेकस की बात की थी, तो ये मैनेकस कैसी थी हमारी, कॉन्वेक्स थी। ये सारी की सारी चीजें मरकरी और जो ग्लास वाला केस था उसमें हमें मिल गई थी। और नो डाउट मरकरी जो है वो ग्लास की वॉल्स को कभी भी वेट यानी गीला नहीं करता। आपने इस चीज को महसूस किया होगा थर्मोमीटर के अंदर। चलिए तीसरा केस हम लोगों को और मिल सकता है, वैसे तो दो से ही काम हो जाएगा, कब वेट करेगा कब वेट नहीं करेगा। तो अभी जो हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था जिसमें हनी हमारे स्वेटर को गीला नहीं कर रहा था, तो वो निश्चित रूप से नीचे वाला एग्जांपल था। एडहेसिव फोर्सेस उसमें कंपैरेटिवली कम थे, कोहेसिव फोर्सेस हनी मॉलिक्यूल्स के बीच में थे वो ज्यादा थे, और मैनेकस की शेप कॉन्वेक्स थी, एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 था, और वो वेट नहीं कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा केस था, कब कौन सी चीज किसको वेट करेगी नहीं करेगी। अब देखिए, अगर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस के एग्जैक्टली सेम है, तो लिक्विड सरफेस जो है वो कैसी होगी, प्लेन होगी, ऐसा हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया है। अब ये शेप ऑफ लिक्विड मैनेकस इन नैरो ट्यूब का मतलब जिसका डायमीटर बहुत पतला है, उसको हम लोग कैपिलरी भी कह सकते हैं। कैपिलरी बोले तो ए फाइन बोर ट्यूब में डायमीटर कितना होना चाहिए, 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर भी नहीं, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.6 मिलीमीटर क्या डायमीटर। तो ऐसी ट्यूब जिसका बोर यानी जिसका डायमीटर, इनर डायमीटर, आउटर की भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है 0.1 मिलीमीटर ऑर्डर का है, तो हम उसे कैपिलरी का नाम देंगे। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग केशिका। व्हाट, केशिका, केश बोले तो हेयर, बाल। एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर से एक बाल जा सकता है, बस जिसके अंदर एक बाल को ही प्लेस कर सकते हैं हम लोग, दैट इज टर्म्ड एज केशिका, कैपिलरी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरी के अंदर मैनेकस की शेप क्या होगी, ये बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को ये चीज मिलती है। अब यहाँ अगर मैं डिफरेंट फोर्सेस की बात करूं, सरफेस टेंशन की बात करूं, तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। ये सारी प्रिलिमिनरी नॉलेज है जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरत पड़ती है। देखिए, छोड़ने के तो बहुत कुछ छोड़ सकता है और पढ़ाया भी बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सीबीएसई की क्लासेस के बेसिस पे ही आप लोगों के जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो निकल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे देखिए, मैंने पहले फोर्स की बात की, तो एडहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूं, तो देखिए
यहां पर सॉलिड सरफेस है और ये क्या है, एक तरीके से वैक्यूम कह सकता हूं मैं इसे, ठीक है। तो सॉलिड और वैक्यूम के बीच में सरफेस टेंशन, सॉलिड और लिक्विड के बीच में सरफेस टेंशन, लिक्विड और वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम है और नीचे लिक्विड है, तो इनके बीच में क्या, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की जो एक तरीके से क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो मैं उसको वेक्टर कहूं या स्केलर कहूं, डायरेक्शन तो है क्योंकि फोर्स उसके अंदर कहीं कहीं आ रहा है डायरेक्शन। तो मैंने इन डायरेक्शंस के थ्रू और लगने वाले सरफेस टेंशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जस्ट लाइक हियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये मेरा सरफेस टेंशन है लिक्विड और वैक्यूम के बीच में, सॉलिड और वैक्यूम के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, और ये एडहेसिव फोर्सेस की डायरेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट यहाँ ये कह सकता है कि सर कोहेसिव फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए मैं कोहेसिव फोर्सेस की भी बात करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल देखता हूँ तो नो डाउट इस एंगल के बिल्कुल बीचों बीच मेरे को यहाँ पे ये डायरेक्शन मिलेगी कोहेसिव फोर्सेस की। बिल्कुल इसी तरह से इस एंगल के बिल्कुल सेंटर पे ये मिलेगी मेरे को डायरेक्शन किसकी, कोहेसिव फोर्सेस की। तो ये था मेरा केस मैनेकस को लेकर के, डिफरेंट सरफेस टेंशंस को लेकर के, डिस्टेंस एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की डायरेक्शंस को लेकर के। अब मैं एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज कैपिलरिटी। देखिए कैपिलरी अभी हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कैपिलरिटी एक नया वर्ड देख लिया। तो कैपिलरिटी इज अ प्रॉपर्टी। कैपिलरिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई फाइन बोर ट्यूब है और उसको मैं किसी लिक्विड के अंदर डिप करता हूं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो या तो लिक्विड मेरा उसके अंदर कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, या तो सेम सरफेस पे रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तीनों चीजें मैं समझ सकता हूं। जहां मेरा इस तरह का मैंने कैसा है, कॉनकेव है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा है, तो नो डाउट कैपिलरी के अंदर लिक्विड मेरा ऊपर की तरफ राइज करेगा। अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा 90 डिग्री से बड़ा है, कॉन्वेक्स मैनिकस की शेप है, तो ऐसी स्थिति में ये नीचे चला जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री है, जैसा अभी हमने सिल्वर और वाटर के केस में लिया था, तो वहां पे फ्लैट रहेगा, ना तो ऊपर चढ़ेगा ना तो नीचे गिरेगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इसके पीछे ब्रीफिंग में इन्हीं दोनों डायग्राम से कर सकता हूं। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, अगर एडहेसिव फोर्सेस रिजल्टेंट में ज्यादा है तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है रिजल्टेंट में तो निश्चित रूप से ये नीचे आ जाएगा। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ना ये ऊपर चढ़ेगा ना तो ये नीचे जाएगा। तो कैपिलरिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इन विच ए लिक्विड राइजेस और डिप्रेस। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर किया है, वो है हमारा वाटर और ग्लास। दूसरा एग्जांपल है मरकरी और ग्लास का। जो बात अभी ऊपर हम लोग शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी बात को मैं यहां आपसे फिर शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने किसी टब के अंदर, ग्लास का टब है, टम्बलर है, वाटर ले लिया। वाटर भी क्या है, प्योर वाटर है, H2O की बात मैं कर रहा हूं, डिस्टिल्ड वाटर है। इसके अंदर मैंने कैपिलरी खड़ी कर दी, इसको मैं कैपिलरी कहूंगा। ये मेरे पास कोई भी ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है। इट में भी हमारे पास में कोई टूटी हुई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब को राइज इसमें खड़ा करता हूं तो कंपैरेटिवली एक लेसर हाइट तक लिक्विड मेरा राइज करता है, और यहां अगर मैं रेडियस ऑफ मैनिकस की बात करता हूं तो काफी ज्यादा होती है, कर्वेचर काफी कम होती है। ये बात मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अगर मेरे पास फाइन बोर ट्यूब है तो फाइन बोर ट्यूब में नो डाउट यहां जो मैनिकस है वो ज्यादा कैसी होगी, डीप होगी, ज्यादा कॉन्केव होगी, ज्यादा लिक्विड, ज्यादा हाइट तक ये लिक्विड राइज कर जाएगा। अब दूसरा केस मैंने डियर स्टूडेंट्स यहां लिया, किसका, मरकरी के साथ में इसका ग्लास का। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये डिप्रेस हो रहा है, जो मेरा फ्री सरफेस था उससे नीचे जा रहा है, फ्री सरफेस से नीचे जा रहा है। और शेप की मैं बात करूंगा तो नो डाउट शेप इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा वैसी होगी और इसके। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे मैनिकस का और लिक्विड राइज का या कैपिलरिटी को समझाने का किया, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में। किसी फाइन बोर ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड मेरा ऊपर की तरफ राइज कर जाता है या नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाता है तो मैं इस फिनोमिना को कहता हूं कैपिलरिटी, और इस प्रॉपर्टी को कहता हूं कैपिलरिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है।
अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को हमने यहाँ पे सारा लिख रखा है, आपको बता रखा है। अगर आपने अपने नोट्स बनाने हैं फर्दर इसको रिवाइज करने के लिए, आप वीडियोस की हेल्प से भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। नोट्स में क्या होता है, हम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पेज पलटते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो भी हमें मार्क्ड नोट्स मिल जाए जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें तो आपको रिवाइज करने में, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत कम समय लगने वाला है। बस आपको जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स को ही क्या करना है, एक बार देखना है, बाकी तो आगे बढ़ता चला जाना है। पहली बार में जितना भी टाइम आपको लगता है पढ़ने में, बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल अपनी स्पीड से, स्लो स्पीड से चलते रहिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में आपका टाइम ऑफ रिवीजन जो है वो रिड्यूस होता चला जाना चाहिए, और जब तक आप फाइनल एग्जामिनेशन तक 8-10 बार इन चीजों को रिवाइज नहीं कर लेंगे, तब तक ये आपकी अपनी होने से मना करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, इन सबको हमने यहाँ पे लिख रखा है, और कैपिलरी की डेफिनेशन भी लिख रखी है। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इन कंप्रेशन टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड कैपिलरिटी। डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरिटी के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ब्लोटिंग पेपर, क्या स्याही सोखता, अब तो नॉर्मली जरूरत नहीं होती, केमिस्ट्री लैब में आप लोग जरूर यूज करते होंगे। तो जो ब्लोटिंग पेपर होता है, उसको अगर हम किसी इंक के ऊपर, पानी के ऊपर प्लेस करते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर धीमे 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 करके पानी चला जाता है। अगर ब्लोटिंग पेपर भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर को सिंपली पानी में डाल के देख सकते हैं। तो नो डाउट, जहां सरफेस हमारी वाटर की है उससे ऊपर तक गीला हो जाता है न्यूज़पेपर, तो दैट इज ओनली ड्यू टू फाइन बोर ट्यूब्स इनसाइड न्यूज़पेपर। अब आप कहेंगे कि हमें दिखती तो है नहीं, हाँ बिल्कुल आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वहां पे जो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बेसिक जिगजैग हो, डजंट मैटर, जिगजैग ट्यूबिंग भी हो सकती है। तो उस जिगजैग ट्यूबिंग के अंदर क्या होता है, लिक्विड हमारा राइज कर जाता है। तो कैपिलरिटी की वजह से ही हमारा पेपर जो है वो गीला हो जाता है, फ्लोटिंग पेपर हो या न्यूज़पेपर। Oil rises in the long narrow space between the threads of wick। अगर आप लोगों ने कभी नॉर्मल जो गांव में दीपक होते हैं, लालटेन होती है, उसको देखा हो, कुछ स्टूडेंट ने तो जरूर महसूस किया होगा, नहीं है तो चलो कैंडल की बात करते हैं। कैंडल में क्या विक तो जानते हो ना, बाती जिसे हम लोग कहते हैं। तो जब हम उसको मैच बॉक्स के साथ में इंटरेक्ट कराते हैं, आग उसमें लगाते हैं, जलाते हैं उसको, तो वैक्स हमारा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है तो जो बाती है वो नॉर्मली आपने देखा होगा, बाती का जो थ्रेड है, विक का जो थ्रेड है, वो कॉटन सीड से बना होता है। अगर हम उसको नायलॉन का या वैसा ले लेंगे तो उसमें कैपिलरीज नहीं होती, अल्टीमेटली काम नहीं करता। तो नायलॉन थ्रेड हमें यहाँ यूज नहीं करना होता, हमें यहाँ पे क्या कॉटन सीड्स का जो थ्रेड है वो यूज करना होता है। उसमें कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज के अंदर जो वैक्स है वो गर्म होने के बाद में ऊपर चढ़ जाता है। अब यही चीज जिन लोगों ने कैरोसिन ऑयल की लैंप्स को देखा है, या दीपावली पे हम घी के दीपक जलाते हैं, या कभी हम सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं, तो वहां अगर हम विक का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू कैपिलरिटी, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करना चाहेंगे टॉवल की। आपने देखा होगा कई बार ये टॉवल का एक सिरा मान लीजिए किसी पानी भरी हुई बाल्टी के अंदर है और वो बाकी हैंग कर रही है हैंगर पे, तो धीमे धीमे करके पानी उसमें काफी हाइट तक चला जाता है। तो दैट इज अगेन ड्यू टू व्हाट, कैपिलरिटी। नो डाउट, नहाने के बाद हम टॉवल को जब यूज करते हैं अपने शरीर को पहुंचने के लिए, तब भी वो कैपिलरिटी की वजह से ही पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि अगर कॉटन टॉवल नहीं है, आपके पास नायलॉन की टॉवल है, या चलो एक पॉलिथीन ले लो, पॉलिथीन में चूंकि कैपिलरीज होती नहीं है, तो क्या आप अपने शरीर को नहाने के बाद पॉलिथीन से ड्राई कर सकते हैं? नेवर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैपिलरीज नहीं है, कैपिलरिटी का फिनोमेना काम नहीं करेगा। तो डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें सेप राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट। अब जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो समझते हैं, भैया इतना ऊंचा ऊंचा हमारा कोकोनट का पेड़ होता है, नारियल इतने ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं, उनमें जाके पानी कहां से भर गया? आपने नारियल पानी तो पिया होगा, ये भी पता होगा कि नारियल लगता कहां है, नो डाउट काफी ऊपर लगता है, 4 मंजिल का मकान है उससे भी ऊंचा चला जाता है नारियल वाला पेड़। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा राइज है स्टेप्स के अंदर रूट के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं कैपिलरी की वजह से ही होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही टिप ऑफ द नेप, चाहे वो आपका बॉल पेन है, फाउंटेन पेन है, उनमें जो टिप तक इंक आती है, अगेन दैट इज ड्यू टू कैपिलरी। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है कैपिलरी को लेकर के।
अब राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फॉर्मूला, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में नॉर्मली आता ही आता है। तो ये कैसे हमें प्रूव करना है, यहां जैसे मैंने एसेंट बताया है, कोई टीचर आपसे डिसेंट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। एसेंट का मतलब है चढ़ना और डिसेंट का मतलब है उतरना, नीचे आना, डाउन हो जाना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसे होगा ये सब, अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हमें डायग्राम की बात करनी होगी। यहां दो डायग्राम हम लोगों ने कंसीडरेशन में ले रखे हैं। नो डाउट प्री फैब्रिकेटेड डायग्राम्स हम लोग यहाँ यूज करते हैं, पहले से डायग्राम बना के लाते हैं, पहले से सारा लिख के लाते हैं। तो जो 1 आवर की क्लास है आपकी, उसमें कम से कम 3 क्लासेस के बराबर काम हो जाता है। क्या समझे? अगर आप ओवरऑल पूरी फिजिक्स का या किसी भी चैप्टर का देखेंगे तो जितना कंटेंट डिलीवर हमारी 8 या 9 या 10 क्लासेस में होता है। नॉर्मली जो हमारे चैप्टर्स हैं वो 10 क्लास के अंदर खत्म हो जाते हैं, एक दो चैप्टर लंबे हैं, बाकी तो 10 क्लास के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो 10 घंटे की क्लास में या 8 घंटे की क्लास में इतना सारा कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता, आई मेक गारंटी। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं पहले एक बार नोट्स बनाने में टाइम लगा चुका हूं, फिर इनमें भी हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो जब यहां टाइम सेव हो रहा है, थोड़े से समय में बहुत कुछ हम कर पा रहे हैं, तो आप इन नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ मिल जाने वाला है। तो बस लगे रहिए, लेकिन ध्यान रखिए फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं तो बिना ग्रेस्पिंग के आगे नहीं पढ़ना है। चलिए, तो डिस्टेंस एसेंट फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम लोगों ने, वही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लिया। मान लीजिए कोई ग्लास का टम्बलर ले लिया, इस ग्लास टम्बलर के अंदर वाटर फिल कर दिया। सबसे आसान है वाटर, मोस्ट एबंडेंट है, बड़े आराम से मिलता है हमें। इसमें हमने फाइन वो ट्यूब खड़ी कर दी, ठीक है बच्चों। अब फाइन वो ट्यूब में वही एडहेसिव कोएसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड मेरा राइज कर जाता है। अब इसके पीछे एक थ्योरी और बता देता हूं। क्या बताता हूं? डियर स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास लिक्विड है और इस लिक्विड में मैंने ये कोई क्या डाल दी, ट्यूब डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे नो डाउट शेप इस तरह की कुछ मेरे को दिखती है। इस तरह की शेप का मतलब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है। अरे भैया पिछली क्लास में बताया था हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब ये प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तो नो डाउट दोनों पॉइंट्स मेरे बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं। तो प्रेशर इक्विलाइजेशन के लिए ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। मैं बड़ी बिल्कुल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मेरा जो प्रेशर होगा, अब इस समय में क्या होगा समझो बच्चों। मैनेकस की वजह से तो था P - 2 सिग्मा ओवर R, ठीक है। ये तो मैनेकस की वजह से था। ये H हाइट तक लिक्विड यहां पे और राइज कर गया, प्लस H रो G, वेयर H इज द हाइट, रो क्या है, ये जो लिक्विड आपने इसके अंदर फिल किया है इसकी डेंसिटी है, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब डियर स्टूडेंट्स ये प्रेशर किसके बराबर है, इसके बाजू में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है, दैट इज P इक्वल्स टू P। अब देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा H रो G इक्वल्स टू 2 सिग्मा ओवर R। देखिए कुछ बुक्स इस सिग्मा को S भी लिखेंगी, कुछ बुक्स इस सिग्मा को T भी लिखेंगी। तो ये सिग्मा क्या है आपको याद है? यस एब्सोल्युटली, दैट इज सरफेस टेंशन। तो इट मे बी रिटन बाय सिग्मा, मे बी रिटन बाय S, मे बी रिटन बाय T। तो कंफ्यूज नहीं होना। आपके स्कूल में मान लीजिए डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट लोगों ने अलग बुक्स को कंसीडर कर रखा है, अलग बुक्स आप कंसीडर कर रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिग्मा यूज किया हुआ है, तो नॉट रिवरी। वैसे हमारी कोशिश ये है कि पूरी बुक के अंदर जो SI यूनिट सिस्टम में प्रेस्क्राइब्ड हमारे सिंबल्स हैं उन्हीं को हम लोगों ने यूज करने की कोशिश की है। फिर भी चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये बात हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। देखिए ब्रीफिंग में मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। इस जगह का प्रेशर ड्यू टू मैनेकस P - 2S ओवर R, लिक्विड कॉलम की वजह से H रो G इसमें और ऐड हो गया। कब तक ये लिक्विड राइज करेगा? जब तक कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए। जैसे ही सेम होगा लिक्विड राइज करना बंद कर देगा। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैंने यहां पे लिख दिया P - 2 सिग्मा ओवर R प्लस H रो G इक्वल्स टू P। P से P कैंसिल आउट होगा और यहां से आप एक बड़ा छोटा सा कांसेप्ट निकालेंगे, H रो G इक्वल्स टू सिग्मा 2 सिग्मा ओवर R। अब स्टूडेंट्स यहां मैंने 2 क्यों लिया? 2 मैंने इसलिए लिया कि वन साइडेड सरफेस मेरा है, ये बबल नहीं है। अगर ये सोप बबल होता, सोप सॉल्यूशन बबल होता, तो इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ फ्री सरफेस होगा, तो मैं इसको 4S ओवर आ लेता। लेकिन यहाँ पे आप 4 सिग्मा ओवर आ लेता।
लेकिन यहाँ पे क्या है, एक साइड में एयर है, एक साइड में लिक्विड है, अल्टीमेटली मेरे को 2s ओवर आ जाएगा। सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है। अब एक बात और मुझे देखनी है, क्या, व्हाट अबाउट द आर। बच्चों ये आर, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये आर जो है इस मेनिकस का रेडियस है, कैपिलरी का रेडियस नहीं है। कैपिलरी के रेडियस को तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो मेनिकस है, जो ये शेप बन रही है, इस शेप का रेडियस है क्या, कैपिटल आर। जो हम लोगों ने 2 सिग्मा ओवर आर का फॉर्मूला कंसीडर किया था, तो ये आर जो है वो मेनिकस की शेप थी। ये एक अलग बात है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या लिया था, स्फेरिकल ओवल लिया था। तो स्फेरिकल ओवल में मेनिकस और नॉर्मल रेडियस दोनों कैसी थी, सेम थी। लेकिन अगर मैं यहां बात कर रहा हूं, या मान लीजिए मेरे पास कोई बलून है, और बलून कौन सा है, लंबे वाला, बिल्कुल वो राउंड अबाउट वाला नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, लंबे वाला। तो उसमें जो शेप होगी, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग होगी। तो डियर स्टूडेंट्स यही मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ मेनिकस है। इस चीज को हम लोगों ने दूसरी फिगर पे एक्सप्लेन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट देखिए, ये पूरा तो मेरे पास कैपिटल आर है, जिसको मैंने यहां पे दिखा रखा है। दोनों रेड लाइंस जो मैंने जो मेंशन किया है, दैट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ मेनिकस। दूसरी तरफ मैंने यहां स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है, किसको बच्चों, रेडियस ऑफ ट्यूब को। अब नो डाउट अगर मैं ये ट्रायंगल पूरा करता हूं, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर और एंगल थीटा, ये एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको भी मैं इसी फिगर पे समझ सकता हूं। एंगल ऑफ कांटेक्ट नॉर्मली हम लोग यहां पे देते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्री की थोड़ी सी मैं हेल्प देता हूं, तो ज्योमेट्री की हेल्प से मुझे पता लगता है कि यहां पे भी ये एंगल थीटा के बराबर ही होगा। अब क्यों होगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपके लिए होमवर्क है, जरा सोचना। कौन सी क्लास की बात है, 7th या 8th की बात है, हो सकता है 9th की हो। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल की हेल्प से जो रेडियस ऑफ ट्यूब है और जो रेडियस ऑफ मेनिकस है, इन दोनों को एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा के टर्म्स में मैं क्या कर सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं। तो मैंने रिलेट कर भी दिया, क्या किया, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इक्वल्स टू cos थीटा, क्या बेस ओवर हाइपो इक्वल्स टू cos थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा डियर स्टूडेंट्स मैंने इसलिए किया कि देखिए मेनिकस की शेप वेरिंग है, ये बदलती रहेगी, इसको मेजर करना भी एक टिपिकल टास्क है। जबकि मेरे पास जो 5 वोल्ट ट्यूब है, इसकी रेडियस को मेजर करना मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो लिक्विड और वो दे रखा है मेरे को सॉलिड सरफेस, उनके बीच का किसी टेबल की हेल्प से मुझे मिल जाएगा, डाटा मेरे पास पड़ा होता है। लेकिन मेनिकस की शेप की जो रेडियस है, जिसे मैं कैपिटल आर कह रहा हूं, वो आसानी से मुझे नहीं मिलती। इसलिए मेरे को क्या करना है, मैथमेटिकली कैपिटल आर को स्मॉल आर और cos थीटा के टर्म्स में लेके आना है। जहां तक एसएन फॉर्मूले की बात है डियर स्टूडेंट्स, देखिए एसएन फॉर्मूले में तो कुछ है नहीं, तो ये जनरल एक इक्वेशन छोटी सी हमने बनाई थी, यहीं से हमारा h निकल के आ जाता है, दैट इज 2 सिग्मा ओवर कैपिटल आर रो इनटू जी। तो ये मेरा एसएन फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब इस एसएन फॉर्मूले में ये r मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, इसलिए मैं इस r को इन टर्म्स ऑफ थीटा एज वेल एज व्हाट स्मॉल r लेके आता हूं। यहां से अगर मैं देखूंगा तो कैपिटल R इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा स्मॉल r ओवर cos थीटा, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ट्यूब एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं ये वाली चीज इसमें आकर के प्लेस कर दूं, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 2 सिग्मा ओवर रो g के, तो वही सब कुछ है जो पहले से पढ़ रहे थे। अब मेरे को कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r ओवर cos थीटा डालना है, तो दैट इज दिस वन। तो डियर स्टूडेंट्स ये है एसेंट फार्मूला। अब कोई टीचर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे छोटी सी बात पूछ ले, क्या पूछ ले, वो कहता है जी डिसेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। अरे भैया सब जानते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। थीटा की वैल्यू अगर क्या है, लेस देन 90 है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो इट मस्ट बी नेगेटिव। अब जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 से एबव जाएगी, जैसे मरकरी और ग्लास के केस में था, जैसे ही एबव जाएगी तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में h आएगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में h का मतलब सीधा सा है, ये मेरे पास में सरफेस था, इस सरफेस से पॉजिटिव h आता है तो ऊपर की तरफ, सबको पता होगा h क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
हाइट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। याद होगा बिल्कुल बिगिनिंग से जब हम प्रोजेक्टाइल से पढ़ रहे हैं तब से ही इस बात को डिस्कस करते हैं। हाइट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, नेवर बी इट स्केलर। तो हाइट को मेरे को सरफेस से ऊपर की तरफ मेजर करना है, दैट इज पॉजिटिव। अगर मेरी हाइट नेगेटिव आ रही है इसका मतलब सरफेस से नीचे की तरफ है, दैट इज नेगेटिव। अब नीचे गई तो डिसेंट फॉर्मूला, ऊपर गई तो असेंट फॉर्मूला। देयर इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू असेंट और डिसेंट फॉर्मूला, तो आप निकाल सकते हैं रिलेशन। डिसेंट के नाम से शायद ही किसी बुक में छोटा मोटा कहीं कुछ दे रखा होगा, वरना नॉर्मली बुक देती नहीं है, लेकिन हम यहां समझ सकते हैं। चलिए, तो जितनी भी चीजें थी मैंने सारी आपको एक्सप्लोर कर दी, समझाने के लिए ये सारा काम मैंने किया है। आपको एग्जाम में कैसे लिखोगे वो मैंने आगे दे रखा है, उसको भी ब्रीफ कर देता हूं। पहले जरा इस पे आप एक लुक थोड़ा सा कीजिए, ऑब्जर्व जरा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आपको अटक रही हो। मूव फास्ट। स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर ये सारी चीजें समझने के बाद भी अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे व्हाट्सएप, सिंपली डोंट कॉल प्लीज, सिंपली व्हाट्सएप। तो इट में भी आपको रिटर्न कॉल मिल जाए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लासेस से उठाया। इसके बाद हम लोगों ने ये कन्वर्ट किया, यहां से कैपिटल आर को चेंज कर लिया, जो फॉर्मूला हमारा आया था उसके अंदर वैल्यू डाली, और जो हमारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट था ऊपर जो हमने अलग से लिख के दिखाया था लिक्विड कॉलम की वजह से, दैट वाज एच रो जी, यहां से हमने एच को निकाल के दे दिया। अब इसका एक स्पेशल केस हम लोग डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। स्पेशल केस क्या है? राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। बड़ा मजेदार सा केस है बच्चों। इनसफिशिएंट हाइट का क्या है, जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में कैसे लिखोगे ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास में कोई ट्यूब है, ये किसी लिक्विड के अंदर रखी है और मेरा लिक्विड राइज होता है यहां तक। अब एक शातिर दिमाग बच्चा, मैं कह सकता हूं शातिर दिमाग बच्चे फिजिक्स के ही हो सकते हैं, डफर नहीं, डफर फिजिक्स में चलती नहीं है, शातिर बस एक नेगेटिव वर्ड है और कुछ नहीं। चलिए, एक शातिर दिमाग बच्चा क्या करता है, इसको यहां से तोड़ देता है, काट देता है। अब दूसरा बच्चा जो बहुत अच्छे से नहीं सोच पा रहा, फिजिक्स के बारे में अच्छे से बातें नहीं जानता, वो क्या सोचेगा? वो तो सोचेगा कि भैया ये तो लिक्विड जो है ऐसे करके बाहर फैलना शुरू कर देगा। इज इट पॉसिबल? देखो, नॉर्मल केस में इस हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा था। अगर मैंने कैपिलरी को यहां से तोड़ दिया, यानी जहां तक मेरा लिक्विड राइज कर रहा था वहां तक कैपिलरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं कैसा कह सकता हूं? ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। तो ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट का मतलब ही समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट तो ये सोचेगा कि ये लिक्विड जो है वो ऐसे करके फैलना शुरू होगा। अब एक बच्चा जो और ज्यादा सोचता है लेकिन सारी चीजों को अच्छे से नहीं सोच पा रहा, वो क्या सोचता है? यार मैं ना अपने घर के बाजू में एक पेड़ लगाता हूं। किसका लगाता हूं बताओ? कोकोनट का। और कोकोनट जो है वो यहां पे ऐसे करके लटके होते हैं। इसका मतलब जमीन से पानी कोकोनट तक ऊपर पहुंचता है। वो कहता है यार यहां मेरी पानी की टंकी है, मैं इस पेड़ को ना यहां से काट दूंगा और जो पानी ऊपर तक चढ़ के जा रहा है वो सी बात है मेरे वाटर टैंक में तो गिरेगा, तो पानी की मोटर, बिजली का खर्चा सब खत्म। सोच सकता है? आप भी हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो। स्टूडेंट्स, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि भैया इनसफिशिएंट हाइट की अगर ट्यूब है तो लिक्विड बिल्कुल इस तरह से वेव नहीं करेगा, पानी यहां बिल्कुल नहीं गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाएगी, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो मैंने आपको दिया है। मैथमेटिकली इस चीज को मैं बड़े आराम से क्या कर सकता हूं? समझ सकता हूं। कैसे? उसी एसेंट फॉर्मूले की हेल्प से समझ सकता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एसेंट फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था जी? एच रो जी इक्वल्स टू 2 सिग्मा ओवर कैपिटल आर। एग्जैक्टली कैपिटल आर वाज द शेप ऑफ मैनेकस, याद होगा आपको?
इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं एच आर इक्वल्स टू 2 सिग्मा ओवर रो जी। बच्चों जरा देखना, 2 क्या है, कांस्टेंट है ना? यस, बिल्कुल कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन, बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दो, जैसे टेंपरेचर, प्रेशर, तो ये भी कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये भी कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट है। जब ये सब कुछ कांस्टेंट है तो भैया H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया या नहीं? पक्का हो गया। मैं यहां से भी समझा सकता था कि देखिए H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले इसको दूसरी तरफ लिया, सारी चीजों को कांस्टेंट पहले आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद ऐसा कहा। रीजन थोड़ा क्लियर सा है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब है तो R बढ़ जाएगा। R बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। R इंफिनिटी किसका होता है? फ्लैट सरफेस का। ये बात हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम R इंफिनिटी हो सकता है, वो फ्लैट सरफेस का होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब होगी तो लिक्विड सरफेस मेरा ज्यादा से ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, इसके बाद ऊपर राइज नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें तो थी अंडरस्टैंडिंग में डालने की, ये बातें तो थी समझने की, लेकिन अब जरा मैं बात करना चाहूंगा किसको लेकर के डियर स्टूडेंट्स, इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को। तो देखिए मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी समझ लेते हैं। चीजें तो वही है जो हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है, कुछ देखना है यहां से, देख लिया, ठीक है, वेरी गुड। जितना कॉन्सेंट्रेट होकर बैठोगे एक ही बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मन इधर उधर जलेबी में, कचौड़ी में, समोसे में लगा रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, तो बी कॉन्सेंट्रेट किया। ओके, चलिए रेजिस्टेंस, ये कांसेप्ट हमने सारा का सारा एज इट इज वही डायग्राम दिया है। यहां हमने एसएन फार्मूले को लिया। अब इस एसएन फार्मूले को फर्दर हमने यहां क्या कर दिया, जो कटता पिटता था, अब इस स्टेप पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है। ऊपर जो हमारा नॉर्मल फार्मूला आया था उसमें स्मॉल r को फिर दोबारा से हमने कैपिटल R के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। जो ऊपर हमारा एसएन फार्मूला आया था, चलो एक बार और लिख के दिखा देता हूं, उस कमजोर दिल वाले बच्चे परेशान से हो रहे हैं, चेहरे से पता लग जाता है बच्चों सामने बैठे हैं उनके, तो घबराना नहीं है, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। H इक्वल्स टू 2 सिग्मा cos थीटा ओवर स्मॉल r रो g, यही तो था बच्चों हमारा एसेंट फॉर्मूला। अब स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब है। इस स्मॉल r को मैंने कन्वर्ट करके r cos थीटा लिख दिया है, बस इतना सा काम किया है, ऊपर वाली चीज अपनी जगह पे। अल्टीमेटली मेरे पास फॉर्मूला ये आ गया। ये मैं कह सकता हूं कि पहले मैंने ये फॉर्मूला निकाला था, बाद में ये निकाला था। अब आपको कंफ्यूजन ना हो या आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए हमने इसको दोबारा से लिखा है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, वही बात मैंने यहां पे समझाई है कि HR जो है वो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब H और R के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। H बढ़ेगा तो R कम होगा, या H कम होगा तो R बढ़ेगा। R बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जा सकता है, और बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो सरफेस मेरा फ्लैट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं। दैट इज द कांसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल हम जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देते हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स देते हैं, या जो भी हम लोग डेरिवेशंस देते हैं, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल के बेसिस पे हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना समझ आ गया, तो बस एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए कितना बेहतर सा न्यूमेरिकल है। Water rises in a capillary tube of height 2 centimeter. It means H is given here 2 centimeter. ऐसा ही CGS थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाद में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। In an another capillary whose radius is 1/3 of it. यानी पहली कैपिलरी R है तो दूसरी कैपिलरी 1/3 R है, दो के बीच में कॉन्सेप्ट दिया है। How much water will rise? यहां पे जो H डैश है वो कितना होगा ये मुझे पता करना है। अब अगर आप वेरिएबल्स में परेशानी महसूस कर रहे हैं, इसको H1 लीजिए, R1 लीजिए, इसको R2 कहिए और इसको H2 कहिए, क्या फर्क पड़ता है, आपका मन, कैसे भी लिखिए। इफ द फर्स्ट कैपिलरी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मजेदार सा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स।
ये ट्यूब, ये लिक्विड, और कैपिलरी को उसने इंक्लाइंड कर रहा है कितना, 60 डिग्री पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये कहा था कि h हाइट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, नेवर बी स्केलर। बच्चों ये बात समझ लो, वो अगर हाइट की बात करता है इसका मतलब वो सरफेस और जो लिक्विड मेरा राइज हुआ उसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। नेवर गो फॉर स्लैंट। ये स्लैंट अलग कॉन्सेप्ट है, स्लैंट की बात ही नहीं करनी, हमें तो हाइट की बात करनी है, जो कि अपने आप में क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी थी तो यू मस्ट गो फॉर डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं विद द वर्टिकल। अच्छा सॉरी, यहां गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री एंगल दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और वर्टिकल ये है तो ये वाला एंगल उसने दे रखा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये हाइट ही लेनी है। चलिए, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब। इसका मतलब आपको H2 फाइंड आउट करके देनी है। तो मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट, छोटा सा एक फॉर्मूला, अभी एसएन फॉर्मूला आप लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसी के बेसिस पे सब कुछ है। देखिए ये ना H equals to 2 sigma r cos theta over this one for a given liquid, HR equals to this one। यहां से हमने ये सब चीजें कांस्टेंट लेनी, क्योंकि एक ही लिक्विड है, एक ही सब कुछ है। जो ऊपर अभी इनसफिशिएंट हाइट का कांसेप्ट लिया था, HSR equals to HR, हमने कांसेप्ट निकाल के दे दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर है, नॉट एम, मैं इसको सीएम कर देता हूं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा दो केस बना करके निकल के आ गया। अब बात कर रहा है वो 60 सेंटीमीटर की, तो देखिए इट डजंट मैटर, मेरे को 60 सेंटीमीटर से कोई 60 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो भैया इस हाइट से लेना देना, सिंपल सा बात है। चलिए, तो और बाकी आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, लेकिन जो मुझे कॉन्सेप्ट देना था वो मैंने यहाँ पे आपको डिलीवर कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज असाइनमेंट। थ्योरेटिकल दो तीन चीजें और हैं, तो ये मेरा काम खत्म हो जाएगा, एक और मैं शेयर कर लेता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, सबसे पहले कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब कोई भी क्या पड़ी हुई है, उसमें डस्ट पड़ी हुई है, ग्रीस है, ऑयल है, तो ऐसी स्थिति में सरफेस टेंशन हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल कैम्फर का आता है, कपूर का आता है। आप वाटर की सरफेस पे कपूर को अगर छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, तो सरफेस टेंशन चेंज होने की वजह से वो बड़ा जिग-जैग मोशन करता है। कपूर से भी ज्यादा, कैम्फर से भी ज्यादा जो मोशन है वो सोडियम का होता है, कि अगर आप सोडियम को वाटर सरफेस पर डाल देंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा जिग-जैग मोशन होता है, लेकिन वो डेंजरस हो सकता है, वो उछिट के आपकी आंख में, आपके कपड़ों के ऊपर गिर सकता है, जिससे आग भी लग सकती है, ऑक्सीडेशन बड़ा फास्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ सोडियम का एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन समझ सकते हैं आप कैम्फर का एग्जांपल दिया है। तो कैम्फर का जो जिग-जैग मोशन है वो हमारा किसकी वजह से होता है, चेंज इन सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, देखिए अगर कोई भी हाईली सॉल्युबल कॉन्सेप्ट है तो उसमें सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, और स्प्रिंगली सॉल्यूशन है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, यानी बहुत कम डिसॉल्व होता है, तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होती है। इवन किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाएं, एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, क्या वाटर की सरफेस टेंशन, वाटर की सरफेस टेंशन जीरो कब होगी बच्चों, वाटर की सरफेस टेंशन जीरो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगी, ध्यान रहे, बॉइलिंग पॉइंट पे। बच्चे लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा गलत है। अब मान लीजिए माउंटेन पे आप ले गए पानी को, वहां आप सरफेस टेंशन जीरो करना चाहते हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो आपने आंसर लिखना चाहिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट। ये गलत बात है कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट्स द अनदर थिंग। अब कुछ बच्चे तो 100 केल्विन लिख देते हैं, अरे भैया थोड़ा सोचो समझो, तो सबसे बेटर है क्या आप इसको बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं तो सरफेस टेंशन को हम इस फॉर्मूले से गवर्न कर सकते हैं, सरफेस टेंशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में है कॉन्सेप्ट, 1 माइनस अल्फा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होती है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जीरो हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं। आपका कोई भी स्टेरिलाइजिंग एजेंट हो वो निश्चित रूप से सरफेस टेंशन कम करेगा,
और भी बड़े मजेदार से केसेस आएंगे डियर स्टूडेंट्स। 2 मिनट का टाइम अगर आप यहाँ और स्पेंड करते हैं तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। डिटॉल, सेवलॉन सरफेस टेंशन कम करते हैं। आपकी चोट लग गई, आपने नॉर्मल पानी से धोया, सरफेस टेंशन कम कर दी, साफ हो गया। डिटॉल से धो लिया, सरफेस टेंशन कम कर दी, साफ हो गया। हैंड वॉश, सरफेस टेंशन कम हो गया। साबुन, डिटर्जेंट्स, सरफेस टेंशन कम हो गया। और मजेदार बात, आप गर्म खाना खाते हैं, टेस्ट आपको बहुत अच्छा होता है। ठंडा खाना खाते हैं उतना अच्छा नहीं होता। सिंपल, गर्म खाना खाते हैं, सरफेस टेंशन कम होगा, आपकी जीभ के ऊपर अच्छे से स्प्रेड आउट होगा, आपको खाना टेस्टी लगेगा। आपने खाने में घी डाल दिया, ज्यादा ऑयल डाल दिया, नमक थोड़ा तेज कर दिया, स्पाइसी बना दिया, इन सब से क्या हुआ इफेक्ट? सिंपल सा, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया, स्प्रेड अच्छा हुआ, अल्टीमेटली वो आपको टेस्टी लगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन के। ठीक है, आप पेंट कर रहे हैं, व्हाइट वॉश कर रहे हैं, व्हाइट वॉश में क्या कर रहे हैं? आप सिंपल सा एक ऐसा रिएजेंट मिला रहे हैं जिसमें सरफेस टेंशन कम हो जाती है। जनरली ऑयल बेस होते हैं हमारे व्हाइट वॉश करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबका सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए, जो सीबीएसई सिलेबस की चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे डन हो गई। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस डाल रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इन सबको करेंगे। मैं सबके आंसर्स आपको दे चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आंसर मैंने नहीं दिए हैं। बस आपको खोजना है, इवन आपको ये चेक करना है कि आप यहाँ जो अभी स्टोरी सुन रहे थे, सो कॉल्ड स्टोरी, भैया मैं तो स्टोरी सुना रहा हूं आपको इतनी देर से, अब उस स्टोरी में से आपने क्या ग्रेस्प किया। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल तो मैं ऊपर दे चुका, तो आप समझ लीजिए कि वो स्टोरी आपको समझ में आ गई, उस स्टोरी से बहुत कुछ आपने देख लिया। अगर इन केस कहीं कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, देन सिंपली यू मे व्हाट्सएप। सीबीएसई सिलेबस की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। लास्ट में एक टॉपिक हम लोगों ने बायोसी और डाल रखा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उसे करेंगे। बाकी सीबीएसई के लिए आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।